नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज जरा बात कर लें कि कांग्रेस को अगर अपने वजूद को बचा के रखना है तो शायद कुछ उसको ऐसे काम करने पड़ेंगे जो जनरली कांग्रेस नहीं करती है। मैं बात कर रहा हूं कि जैसे अभी G23 के कुछ सबसे बड़े नेता गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पार्टी छोड़ दी। आनंद शर्मा साहब और मनीष तिवारी साहब भी इंडिकेशन ऐसा दे रहे हैं, उनके स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि देर सवेर वो मैटर ऑफ टाइम है कि वो भी पार्टी छोड़ेंगे। अब इस समय कांग्रेस प्रेसिडेंट का इलेक्शन का समय है, इलेक्शन अभी अनाउंस हो गया है, शेड्यूल 17-18 सितंबर से उसके नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब पूरा हमला कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्शन पे ही केंद्रित हो गया है। मनीष तिवारी साहब कह रहे हैं कि भाई ये तो ऐसे तो क्लब के इलेक्शंस भी नहीं होते हैं जैसे ये इलेक्शन हो रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो आइडिया ये है कि जो ये इलेक्शंस हैं उसको इतना गाली दे दे के, उसको इतना कर करके लोगों को लगे कि ये फार से ये सब इधर उधर का हेरा फेरी हो रही है, इसमें कुछ हो नहीं रहा है, कुछ इस तरह का है। मैं थोड़ा चीज़ें इसलिए आपसे स्पष्ट करूँ, देखिए ये कोई पहली बार नहीं है कि लोग निकले हैं या छोड़े हैं या कांग्रेस टूटी है या टूटी जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पुराना सिलसिला है। आज़ादी से पहले कई बार हुआ, कांग्रेस टूटी, नरम दल, गरम दल, मोतीलाल जी भी बाहर निकले, अंदर आए, ये सब हुआ। लेकिन जो दो स्प्लिट थी जो बेसिकली पॉलिसी पे थी सारी, देखिए आज़ादी से पहले कांग्रेस में जब भी जो भी टूट हुई वो मूल रूप से रास्ते को लेके हुई कि भाई इस रास्ते से चलने की, आज़ादी के रास्ते के लिए ये रास्ता ठीक है कि ये रास्ता ठीक है, उस पर हुई। मुझे दो इसलिए ठीक से हैं क्योंकि जो रिसेंट पास्ट में आज़ादी से जस्ट पहले जो एक टूट कह लीजिए या जो एक बड़े कांग्रेसी ने छोड़ा, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब कांग्रेस से अलग हट के फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया तो उसको आप कह सकते हैं वो एक टूट थी, लेकिन वो फिर से रास्तों को लेके थी। और उसके पहले कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो कांग्रेस के अंदर ही एक सोशलिस्टों का एक वो था, सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों का एक समूह था जो कांग्रेस को एक दूसरे तरह की राह पे ले चलना चाहता था, उसमें अपनी बात कहता था और कांग्रेस के अंदर ही वो काम भी करता था। उसमें आचार्य नरेंद्र देव हों, जयप्रकाश नारायण हों, डॉक्टर लोहिया हों, बहुत से नाम हैं, ये सब लोग इसी के साथ रहे। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो ये लोग भी कांग्रेस से बाहर आ गए क्योंकि इन लोगों को ऐसा लगा कि जो जिस तरह की कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ये लोग चलाते थे वो वहाँ पे अब शायद नहीं चल पाएगी। और फिर वो बाहर आके उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाई और इत्यादि इत्यादि। लेकिन ये सारी चीज़ें व्यक्तिगत पावर को, व्यक्तिगत ताकत को, व्यक्तिगत कोई पद को पाने के लिए नहीं थी। ये सारे जो स्प्लिट हुए या लोग जो बाहर से निकले वो एक किसी पॉलिसी को, एक किसी सिद्धांत को लेके था। आज़ादी के बाद कांग्रेस शुद्ध रूप से किसी भी एक पावर क्रेव, मतलब जिसका सारा ध्येय ये हो कि मुझे किस तरह से पावर में रहना है, जो नितिन गडकरी साहब ने भी कहा था, कांग्रेस धीरे धीरे उसी में चली गई। उसके जो सामाजिक दायित्व थे, उसके जो और चीज़ें थी जो सोचते थे, वो शायद धीरे धीरे आम कांग्रेस जन भी भूलने लगा, नेतृत्व भी भूलने लगा। जैसे जैसे आज़ादी के जो लोग थे जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में जेल गए थे, काम किया था, सत्याग्रह किया था, आंदोलन किया था, वो लोग धीरे धीरे कम होते गए और नए लोगों का जो जिनका आज़ादी का आंदोलन जिन्होंने सुना था वो था, वो लोग बढ़ने लगे। तो अब कांग्रेस में वो जो व्यक्तिगत लाभ के कारण लोग कांग्रेस में आने लगे कि भाई इधर आ जाओ, तो किसी को हर एक के अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे और इस कारण वो कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की वजह से नहीं, शुद्ध कि कहाँ जाने में किसका नुकसान किसका फायदा है, वो कारण होने लगे। कांग्रेस पोस्ट इंडिपेंडेंट, मतलब आज़ादी के बाद जो पहली बड़ी कांग्रेस में टूट हुई वो इंदिरा जी के समय में कहा जाता। जवाहरलाल नेहरू के समय या लाल बहादुर शास्त्री जी के समय कोई बड़ी टूट नहीं, लेकिन जो बड़ी टूट हुई वो 60 के उत्तरार्ध में, 60 के एंड ऑफ 60s में, जब वीवी गिरी के प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेके इंदिरा गांधी और कामराज, मतलब जो पुराने लोग थे, उनके बीच मतभेद हुआ और इंदिरा गांधी बाहर निकली। वीवी गिरी को पहले उन्होंने वीवी गिरी को जिताया, फिर उनको वो बाहर निकली और फिर वो जो कांग्रेस थी, जो इंदिरा गांधी, वो एक सिंडिकेट हुआ, इनके कांग्रेस अलग हुई, कांग्रेस आई, फिर बाद में वही अब एक तरह से कांग्रेस हो गई जिसको अब बार बार परिवारवाद या गांधी कांग्रेस या इस तरह का नाम दिया जाता है, लेकिन कांग्रेस वही हो गई। तमाम लोग आए गए कांग्रेस में, कोई फिर किसी ने छोड़ा, फिर वापस आया, फिर छोड़ा, फिर वापस आया। जो डायरेक्टली पार्टी में नहीं आया वो यूपीए, जो उनका कांग्रेस से गठबंधन बना ली यूपीए, उस यूपीए में फिर वो आने लगा, इत्यादि इत्यादि। क्योंकि 77 में फिर सीएफडी बनी, जगजीवन राम के नेतृत्व में एक बड़े हिम्मती नंद बगड़ा, नंदिनी सतपथी, ये सब लोग कांग्रेस से निकले और इन्होंने सीएफडी बनाई। लेकिन फिर बाद में जगजीवन बाबू वापस आ गए,
तो ये सब चलता रहा। अगर आपको याद हो तो राजीव गांधी के बाद, मतलब राजीव गांधी के समय तो हुआ ही हुआ, उसके बाद जब उनकी मृत्यु हो गई और कांग्रेस फिर सरकार में आ गई तो मैक्सिमम स्प्लिट हुए। एक कांग्रेस में कभी माधवराव सिंधिया भी कांग्रेस से बाहर गए हैं, अर्जुन सिंह जी भी गए हैं, नारायण दत्त तिवारी जी भी गए हैं, मतलब सभी लोग जहाँ जहाँ थे वो कुछ ना कुछ कांग्रेस से निकलते आते जाते रहे। शरद पवार साहब छोड़े, फिर मतलब अच्छा ये कुछ लोग गए फिर वापस आए माधवराव, ये सब होता रहा। और ये जो जो गांधी परिवार जिसको बोला जाता है, जो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की जो लिगेसी है, वही वर्चुअली अब कांग्रेस हो गई। अब जो लेटेस्ट इस समय की जो असली क्राइसिस है, जो जिसको हम इस समय की लेटेस्ट क्राइसिस बोल रहे हैं, जो नई क्राइसिस शुरू हुई है, वो G23 उसका नाम है। 1-2 साल पहले असल में राहुल गांधी अध्यक्ष थे, 2019 का इलेक्शन हारे, फिर राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया और इस पिछले 3 साल में भी वहाँ कोई प्रेसिडेंट नहीं बना है। तो एक तरह से वो प्रेसिडेंटशिप की दौड़ भी है, एक तरह से वो ये भी है क्योंकि लोगों को लगता है कि गांधी फैमिली को छोड़ के और कोई इसका प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो जो पुराने लीडर थे उन्होंने एक ग्रुप बनाया, उनके कुछ सजेशंस थे, उनको कुछ लगता था कि ऐसे ऐसे काम होना चाहिए। जो इस ग्रुप का कहना है कि वो एक भी सजेशन नहीं मानेगा और इसको G23 के रूप में बोला जा रहा है। इसमें बहुत से लोग निकले, लेकिन जो लेटेस्ट और जो सबसे बड़ा जिसका असर या जिसकी धमक बाहर तक गई, वो गुलाम नबी आज़ाद। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद पे अगर आप अब वापस मुड़ के देखिए तो उनके ऊपर बीजेपी बहुत दिनों से काम कर रही थी, कोई ये नहीं कि अभी आज के दिनों। भाई गुलाम नबी आज़ाद साहब को जब कश्मीर के सारे नेताओं को कैद में डाला गया था, 370 जब हटाई थी 2019 में 6 अगस्त को, तो ये शायद उन चंद नेताओं में कश्मीर के थे जिनको अरेस्ट नहीं किया गया। वो कुछ ना कुछ उनसे बातचीत चलती रही थी, क्योंकि ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जी भी के आंख में आंसू आ गए जब इनका फेयरवेल था, फिर इनको पद्म भूषण भी दिया गया, फिर इनका घर जो था उसका एक्सटेंशन भी हुआ। अब क्योंकि चक्कर क्या है कि ये देखना ये है कि इतने ज़्यादा अब ये दिख रहे हैं साफ साफ गुलाम नबी आज़ाद साहब, इनका अब आगे भविष्य कैसा होता है और क्या होता है, क्योंकि दोस्त दुश्मन ये सब चीज़ें अब चेंज हो जाएंगी गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए। गुलाम नबी आज़ाद साहब बीजेपी के लिए कितने इफेक्टिव होंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि क्या मुस्लिम समाज उनके पीछे लामबंद होगा। भाई कश्मीर में बहुतायत सब एक ही स्टेट, मुस्लिम बाहुल्य स्टेट है, वहाँ पे क्या मुस्लिम समाज इनके ऊपर विश्वास करेगा? क्योंकि अगर मुझे ये कहना है कि अगर हाँ, क्योंकि ये तो मोर और लेस डिसाइडेड है कि ये जो भी जिस तरह से भी लड़ेंगे या जो भी करेंगे, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के टैक्टिकल वो कुछ ना कुछ एक बीजेपी के साथ इनका लूज, भले ही फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल गठजोड़ कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। और अगर ये बीजेपी के साथ अलाइन हो रहे हैं तो क्या एक एवरेज कश्मीर का मुस्लिम आज़ाद साहब को वोट देगा? बहुत स्पष्ट बात यह है, उसको लगेगा कि ये हमारा भला करेंगे या हमारे नुमाइंदगी करेंगे, क्योंकि एक देश भर के मुसलमानों का एक बीजेपी के प्रति एक अविश्वास की बात है मन में। मोदी जी भले ही कहते रहे कि नहीं सबका साथ सबका विश्वास, लेकिन एक अविश्वास है ही। अब गुलाम नबी आज़ाद साहब कितने इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी बाहर निकले, वो तो मुख्यमंत्री थे ही और ऐसा लगा था कि उनकी बहुत पकड़ है ग्राउंड पे, लेकिन जब मुट्ठी खुली और जब इलेक्शन हो गया तो पता लगा कि ऐसी कोई पकड़ नहीं है। अब मैं बात कर लूँ दूसरे अहमद शर्मा साहब CWC में हैं, लेकिन वो केवल इस समय कांग्रेस पार्टी को सैबोटेज करने का काम कर रहे हैं। उनके जो स्टेटमेंट हैं, उनका जो भाव भंगिमा है, वो जाके गुलाम नबी आज़ाद साहब से भी मिल रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। अब क्योंकि एक चुनाव होने जा रहा है कांग्रेस प्रेसिडेंट का, और बीजेपी को ऐसा लगता है कि उनको ये प्रूफ करना है किसी भी तरह से, कैसे भी, कि ये सब चुनाव जो है ये फार्स है, ये बिल्कुल बकवास है, इसमें कोई नई ट्रांसपेरेंसी है, वो जो कठपुतली और ये और वो जो बात है ये सब कर रहे हैं। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि जो गुलाम नबी आज़ाद साहब का लेटर था, वो लेटर की जो भाषा थी वो गुलाम नबी साहब का जो बेसिक कैरेक्टर है उससे मेल नहीं खाती है। जीवन में उन्होंने इस तरह का व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जिस तरह के व्यक्तिगत आरोप राहुल गांधी पे लगाया, तो वो एक समझ में आ रहा है कि वो भाषा किसी और की है, किसी और के प्रॉम्प्ट पे वो ये काम किया जा रहा है। अब क्योंकि देखिए ऐसा है ना, बीजेपी क्यों ऐसा कर रही है? क्योंकि बीजेपी के यहाँ तो चुनाव होते नहीं है, वहाँ तो चुनाव की बात भी करना बेकार है। अब कांग्रेस में चुनाव हो रहे हैं तो उसको किसी तरह से डिमीन करो, उसको कहो कि नहीं बिल्कुल ये इलीगल है और ठीक नहीं है, उसको जितना
डिस्क्रेडिट कर सकते हो, डिस्क्रेडिट कर दो। क्योंकि जो मनीष तिवारी जी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो आपको साफ लग रहा है कि किसी और का एजेंडा है, जो मनीष तिवारी उसको यहाँ पे बात कर रहे हैं। वो फेयरनेस ऑफ इलेक्शन पे प्रश्न उठा रहे हैं। भाई आप उसी पार्टी के हो, आप उसमें कुछ सजेस्ट करो। आप कह रहे हैं ये इलेक्शन की फेयरनेस पे उठा रहे हैं सवाल। साफ ऐसा लग रहा है कि किसी और के कहने पे वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब वो इलेक्टोरल रोल का प्रश्न उठा रहे हैं कि जो भाई वोटर लिस्ट है, जो भी लोग इसमें वोट देंगे, उस पर प्रश्न उठा रहे हैं। अब वो एक चीज़ और बहुत वो कह रहे हैं, वो एक चीज़ और ये कह रहे हैं कि जो वार्ड का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते हैं, वो बता रहे हैं कि इलेक्शन कैसे जीते हैं। तो ये तो जरा मनीष तिवारी साहब को भी सोचना होगा कि आपके जो दूसरे साथी और सीनियर साथी आनंद शर्मा साहब, वो कौन सा इलेक्शन कब जीते हैं, क्या वो किसी, ये उनके रेफरेंस में तो आप नहीं कह रहे हैं। दूसरा वो एक स्टेटमेंट बार बार दे रहे हैं कि कांग्रेस के चपरासी अब कांग्रेस चला रहे हैं। अब कोई अगर हम्बल बैकग्राउंड से आ रहा है तो वो एक अलग बात है, लेकिन कांग्रेस के चपरासी का क्या मतलब? ये आपका एटीट्यूड भी शो करता है। अरे भाई वही कांग्रेस के चपरासी को कल से तो चलाने नहीं लगे, आप इतने दिनों से चला रहे हैं, आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप इस्तीफा दे के बाहर निकल जाइए। अब मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास चॉइस लिमिटेड है। देखिए दो चॉइस हैं, या तो इन लोग इस्तीफा दें या कांग्रेस इनको पार्टी से टर्मिनेट कर दे। इसको कहते हैं कि दे कैन बी सैक्ड। अब दोनों इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? क्योंकि देखिए एक चीज़ फिर से समझ लीजिए, ये जो भी पार्टी ये जाके ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वहाँ पे एक पैटर्न है। हेमंत विश्वकर्मा, अगर आपको याद हो, आज से 6-8 साल पहले जब उन्होंने पार्टी छोड़ी भी कांग्रेस, तो उन्होंने सबसे बड़ा हमला राहुल गांधी पे किया था कि वो अपने कुत्ते से खेलते रहते हैं और क्या 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 उन्होंने राहुल गांधी पे किया था। याद है ना आपको? ये बिल्कुल फिक्स्ड एजेंडा है बीजेपी का कि राहुल गांधी की किसी तरह से इमेज खराब करो, उसको पप्पू बोलो, उसको बोलो नॉन सीरियस है, वो जो भी उसकी इमेज खराब करो। क्योंकि केवल एक व्यक्ति पूरे देश में जो मोदी जी से सवाल कर रहे हैं, ये इट इज़ ओनली राहुल गांधी हु इज आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम मोदी जी। अब उसको किसी भी तरह से आपको कंटेन करना है या रोकना है, ये बहुत साफ हो रहा है। अब आप पूछेंगे, मेरे हिसाब से ये जो दोनों लोग बचे हैं, आनंद शर्मा साहब और मनीष तिवारी जी, इनको तुरंत तत्काल पार्टी से, जैसा मैंने कहा, सैक कर देना चाहिए। क्यों सैक कर देना चाहिए? क्योंकि ये रोज डैमेज कर रहे हैं पार्टी के अंदर रह के। ये रोज आपके बारे में जो बात कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, वो रोज डैमेज कर रहे हैं। एक और चीज़ है कि वो G23 के और जो लीडर हैं, उनको जो पार्टी में है, उनको भी थोड़ा बल मिल रहा है। पार्टी में कोई अगर दिक्कत हो तो बिल्कुल उसको दुरुस्त करना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन रोज रोज डैमेज करना भी जरा ठीक नहीं है। दूसरा एक बात और है, ये मेरे किसी साथी ने बताया, कांग्रेस में रहते हुए तो उनको बीजेपी बेटर बार्गेन करेगी, लेकिन अगर कांग्रेस एक बार उनको निकाल देगी तो आपको क्या लगता है बीजेपी उनको फिर अपने यहाँ आएगी, लेने देगी? एक नॉर्मल सी चीज़ है। लोग कहते हैं ना कि यार नौकरी चली जाए तो दोबारा नौकरी मिलने में दिक्कत होती है। तो इसलिए बहुत से लोग हैं कहीं पे भी, वो आके कहते हैं कि भाई देखिए ऐसा है कि नौकरी तो भले ही हमारी आप नहीं, हम, लेकिन ये कहिएगा मत कि मेरी नौकरी चली गई, तो मुझे दूसरी नौकरी अच्छी मिल जाएगी। तो जो ऑफर लेटर बीजेपी का है, इनको अगर कांग्रेस निकाल देती है, कांग्रेस में इन दो लोगों को जो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो वो जो ऑफर लेटर जो अभी तक आया नहीं है, वो फिर शायद आए भी ना। तो इनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि अरे भाई ये क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। क्योंकि एक चीज़ और है बीजेपी के सामने दिक्कत, कितनों को अकोमोडेट करेगी, कितनों को राज्यसभा भेजेगी? गुलाम नबी साहब को भी भेजेगी, आनंद शर्मा साहब को भी भेजेगी, मनीष तिवारी, तो वो देखना है। दूसरा एक ये भी बहुत फैक्ट है कि इन लोगों के पास कोई वोट नहीं है। गुलाम नबी साहब, आज़ाद साहब को देखना है, लेकिन वो भी कोई ऐसा कोई इलेक्शन ना जिताए हैं कांग्रेस को, ना वो किए हैं, लेकिन बाकी लोगों के पास तो वोट ऐसा नहीं है कि किसी के जहाँ जाके खड़े हो गए और उस जगह जिताने लगे, कोई वोट बैंक नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस को भी हिम्मत करके, दिल कड़ा करके, जो उसके व्यवहार के अनुकूल नहीं है, जो कांग्रेस इस तरह का करती नहीं है, वर्क कल्चर नहीं है, इस समय ये आवश्यक है कि कम से कम आनंद शर्मा और मनीष तिवारी को अगर वो बर्खास्त करते हैं, जिसको कहते हैं कि सैक करते हैं, तो उससे कम से कम आप कुछ डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। फ़ायदा होगा कि नहीं होगा वो नहीं मालूम है, लेकिन जो रोज़ रह के वो डैमेज आपका कर रहे हैं, आपका नुकसान कर रहे हैं, उसको कम से कम आप रोक सकेंगे। थैंक यू सो मच।